हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रविंद्र शुक्ला। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपको एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो आपकी पीजीटी और टीजीटी में सिलेबस में दिए हुए हैं। मैं कोई भी इधर उधर की कोई भी राइटर, कोई भी पोइट, कोई भी ऑथर को लेके नहीं आ रहा हूँ अभी, जो आपको डाइवर्ट करे किसी और चीज़ में। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पोइट और राइटर्स को लेकर के आ रहा हूँ। इसीलिए मैं आज 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके सिर्फ सिलेबस से रिलेट करते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन किंग लियर, फॉर व्हाट रीजन डज कैंट एज्यूम अ डिस्ग्रेस? ओके, ऑप्शन ए बी सी डी, विच वन इज करेक्ट? दो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू कंटिन्यू टू सर्व लेयर, थॉट लेयर हैज बैनिस्ड हिम। ओके, मैं आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत लंबा इसको खींचूंगा भी नहीं। सिर्फ मैं टू द पॉइंट की बात करूंगा, जिससे आप अपनी कॉपी पे नोट करके राइट आंसर लिख लीजिए, ताकि जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसके क्वेश्चन आंसर देख सकें। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज फेमिनिन राइम? अगर हम बात करते हैं फेमिनिन राइम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो ये है, अ राइम ऑन 2 सिलेबल्स इन विच द लास्ट सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड। यानी कि इसका जो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, लेकिन आप क्या देखते हैं इसमें 2 सिलेबल होते हैं और लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है। मैं इसी से रिलेटेड एक बात और भी बताना चाहूँगा। अगर आपसे फेमिनिन राइम पूछा जाता है तो आपको यही आंसर होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि डबल राइम क्या होता है, डबल राइम, तो भी इसका आंसर यही होगा, क्योंकि इसे 2 नामों से जाना जाता है, फेमिनिन राइम एंड डबल राइम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज नॉट फाउंड इन थॉमस ग्रेस एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड? इसके जो हम राइट आंसर की बात करते हैं, इसमें ऑप्शन 4 हैं आपके, ए बी सी डी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? प्लीज गिव मी द आंसर। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल नेचर इज बट आर्ट अननोन टू दी। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड होमर? होमर को किसने ट्रांसलेट किया है? थॉमस ग्रे ने, सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर पोप? तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने होमर को ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायोग्राफिकल लिटरेरिया एस.टी. कॉलरिज डिफाइंस द इमेजिनेशन एज द फैकल्टी बाय विच? ओके, सो विच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द सोल परसीव द स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? अगर हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि ये है क्या, तो इसका जो राइट आंसर है, मैं डायरेक्ट राइट आंसर पे ही आता हूँ। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द क्लोज एनालिसिस ऑफ पोम्स विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ एनी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। ओके, दिस इज द राइट आंसर। लेकिन अगर हम इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूं कि कब शुरुआत हुई थी इसकी, किसने करी थी, तो मैं उसका भी आपको आंसर देना चाहूँगा कि 1920s में ये बिगेन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? I.A. रिचर्ड्स। आपको ये भी याद रखना है कि I.A. रिचर्ड्स के द्वारा ये शुरू किया गया था 1920 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ सिंग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन बिगिंस हिज स्पिरिचुअल अवेकिंग एट द एज ऑफ? आपको एज बतानी है कि किस एज में। ऑप्शन 4 है 37, 15, 21 एंड द लास्ट वन इज 62। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 37। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ पेस्टोरल एलिजी? इनमें से आपके 4 हैं, लिसिडास, इन मेमोरियन, थायरिसिस एंड एडोनिस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पेस्टोरल एलिजी नहीं है। सो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, इन मेमोरियन जो है वो पेस्टोरल एलिजी नहीं है, बल्कि इन मेमोरियन जो है वो एक डेथ पे लिखी गई थी, अपने फ्रेंड के डेथ पे लिखी गई थी, और उस फ्रेंड का नाम था अर्थर हेलम। अभी आगे ये क्वेश्चन आएगा भी।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर इज नॉट डायरेक्टली रिफर टू इन टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड? ऑप्शन 4, हैमलेट, किंग लियर, कोरियोलनस, एंड द लास्ट वन इज द टेम्पेस्ट. Okay, so which one is the right answer? Right answer is option B is the right answer, King Lear. Okay, the next question is the opposite of hyperbole is. जैसा कि मैंने अपना एक वीडियो बनाया था फिगर्स ऑफ स्पीच में, उसमें मैंने हाइपरबोल के बारे में बताया था कि हाइपरबोल क्या होता है. तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हाइपरबोल का एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं तो उसे हम हाइपरबोल कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल पे ले लूँ कि युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, तो ये क्या बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो द क्वेश्चन इज दैट द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल. तो अपोजिट इसका क्या है? ऑप्शन ए, मायोसिस इज द ऑप्शन. ओके, दिस इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, शेक्सपियर सोनेट्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन. किस ईयर में पब्लिश हुआ था? 1609 में पब्लिश हुआ था. ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल? शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 37. ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की. फॉर वॉट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर? आपको बताना है कि माउस ट्रैप जो है वो शेक्सपियर के द्वारा फ्रेज में क्या यूज हुआ है. ओके, सो डू यू नो द राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आपको पता होगा कि ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है. ठीक है, इसमें टोटल कितनी बुक्स हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12. कितनी? 12 बुक्स. अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आता है. वो क्वेश्चन है, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड ईव मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? जो पैराडाइज लॉस्ट है उसकी किस बुक में एडम और ईव मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बुक 4 में. ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड इज अ. क्या है? फिलोसफिकल पोम, मेटाफिजिकल पोम, ऑटोबायोग्राफिकल पोम या बायोग्राफिकल पोम? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफिकल पोम है उनकी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय वेसेक्स? ये क्वेश्चन एक या दो बार पूछा गया है आपका पीजीटी और टीजीटी में कि वेसेक्स के से आप क्या समझते हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, द रीजन इन विच Hardy's novel are set. Okay. क्वेश्चन नंबर 18, इन मेमोरियल टेनिसन मोर्न्स द डेथ ऑफ. अभी मैंने आपसे बात करी थी तो अब उसी का क्वेश्चन आ गया कि इन मेमोरियल में जो टेनिसन की है उसमें किसकी डेथ की बात कही गई है? जॉन कीट्स, अर्थर हेलम. ओके, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्थर हेलम. ओके, 19th क्वेश्चन, मैथ्यू और नॉट्स थायरिसिस is an elegy written on the death of. Which one is the correct answer? A, B or C or D? Okay, this is a D. Okay, the right answer is option A. Now question number 20, who defines poetry? Who defines poetry? Thus, poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. आपको बताना है ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ट और पी.बी. शेली. सो द राइट आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ट. क्वेश्चन नंबर 21, द डायनेस्ट इज एन एपिक ड्रामा रिटन बाय हार्डी. इट डील्स विद. ये किसके साथ डील करता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेपोलियन वॉर्स. ओके, आप लोग कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा और इसे आप डेली बेसिस पे आप इसको रिवाइज भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल द सीन ऑफ ए वाइफ ऑक्शन टेक प्लेस? आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. द
Right answer is the mayor of Casterbridge. Okay, C option is the correct. Now next question 23. What award was given to Hardy as a great novelist? हार्डी को कौन सा अवार्ड मिला है? नोबेल प्राइज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर है सी, ऑर्डर ऑफ मेरिट। 24th. In one of his novels, Hardy says happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. In which of the following novels? Judan Obscure, Tess, The Mayor of Casterbridge. The last one is The Return of the Native. अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। क्वेश्चन नंबर 25. In one of his novel, Hardy quotes Shakespeare's remark, "As flies to the wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport." Okay, which one is the correct answer? Come on, give me the answer. The correct answer is test of the D. Oberville. Okay, question number 26. Hardy beloved in philosophy of, मैं यहाँ पर अपनी गलती एडमिट करता हूँ, बिलव्ड नहीं है, यहाँ पर है बिलीव्ड है, BELIEVED, बिलीव्ड। ओके, हार्डी बिलीव्ड इन फिलोसफी ऑफ, किस फिलोसफी पे वो बिलीव करते हैं? सो द राइट आंसर इज एमिनेंट विल, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स स्पीक ऑफ नेचर एज रेड इन टूथ एंड क्लॉ? ये किसने कहा है? ठीक है, किसने बोला है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ऑप्शन सी इज द, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, 28. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल? अ टेल ऑफ टू सिटीज, डेविड कूपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, पिकविक पेपर्स। अगर हम चार्ल्स डिकेंस के मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल की बात करते हैं, that is David Copperfield. Okay, next 29th question. Dickens said about one of his novels, "I like this the best." Which novel was he referring to? Okay, आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डेविड कॉपरफील्ड। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 30. चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर्स आर जनरली, चार्ल्स डिकेंस जब भी कोई अपने नॉवल को लिखते हैं तो उनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, राउंड होते हैं, ह्यूमरस होते हैं या ह्यूमिटेरियन होते हैं? ठीक है, अगर हम इसके राइट आंसर्स की बात करते हैं, द राइट आंसर इज फ्लैट। उनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31. इन डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज, द टू सिटीज आर रेफर्ड एज, ये जो उनकी टेल ऑफ टू सिटीज़ है इसमें उन्होंने दो सिटीज़ की बात करी है, वो कौन से हैं? रोम एंड पेरिस, लंदन एंड पेरिस, एथेंस एंड पेरिस, बर्लिन एंड पेरिस। The right answer is option B, London and Paris. Question number 32. The theme of Tennyson's Ulysses of the King is, which one is correct answer? आपको देना है। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, विच वन इज करेक्ट? ओके, मैच योर आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, द स्टोरी ऑफ किंग अर्थर एंड हिज राउंड टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33. टेनिसन्स क्वीन मैरी इज अ, क्या है? वर्स टेल है, नॉवेल है, ड्रामा है या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो इनकी जो टेनिसन्स की क्वीन मैरी है वो क्या है? वो एक ड्रामा है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34. लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, बट मोर ऑफ रिवरेंस इन अस ड्वेल, दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग वेल may make one music as before. These lines are quoted from Tennyson's In Memoriam. What do these lines imply? Okay, option A, B, C or D. Which one is correct? So option C is correct. Comprises between compromise between knowledge and faith. और मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि इन मेमोरियल है जो वो डेथ पे लिखी गई है और उनके फ्रेंड का नाम था अर्थर हेलम। ओके, नाउ 35th क्वेश्चन. एंड मे देयर बी ऑन
morning of the bar when I put out to seal. These lines occur in Tennyson's In Memoriam, Break, 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 Crossing the Bar, or the last one is Ulysses. The right answer is option C, Crossing the Bar. This is the right answer, Crossing the Bar. Now, question number 36. How many years did Tennyson take in brooding over the finishing In Memoriam? टोटल उन्होंने कितना टाइम लिया है इन मेमोरियम को फिनिश करने में? 2 years, 3 years, 17 years, 10 years. The right answer is option C, 17 years. Okay, 17 years. In which verse? Okay, now the next question is, in which verse from is T.S. Eliot's The Waste Land written? Free verse, blank verse, prose verse, spring rhythm. Okay, so the right answer is option A, free verse. Now question number is 39. I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume. For every atom belonging to me as good belongs to you. From which of the following poems have these lines been quoted? आपको बताना है कि किससे क्वेट करती हैं. तो अगर हम बात करते हैं सॉन्ग माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ की, तो वो वॉल्ट विटमैन की है, और ये है वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. ओके, क्वेश्चन नंबर 40. इन हेमिंगवे द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन हुक्स ए ह्यूज फिश. व्हाट इज दैट फिश कॉल्ड? जो ओल्ड मैन एंड द सी में जो ओल्ड मैन हुक करता है बड़ी सी फिश को, उस फिश का नाम क्या है? स्वॉर्ड फिश, शार्क, मार्लिन, या लास्ट है आपका वेल. तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, मार्लिन. क्वेश्चन नंबर 41. पोट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी. हु हैज़ डिफाइंड पोट्री इन दिस वर्ड्स? ओके, तो आपको इसका राइट आंसर देना है पी.बी. शैली, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिच, एस.टी. कॉलरिच, और द लास्ट इज मैथ्यू अर्नोल्ड. द राइट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंसेस between the language of prose and material composition. Who hold this view? Okay, the option are Wordsworth, Coleridge, Shelley, or John Keats. So the right answer is William Wordsworth. Question number 43. I write in meter because I am about to use a language different from that of prose. Who says this? Wordsworth, S.T. Coleridge, Hazlitt, or Charles Lamb? The right answer is S.T. Coleridge. Okay. Question number 44. Which of the following critics has most elaborately discussed the concept of imagination? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, A, B, C, D. वॉल्टर पेटर, जॉन रस्किन, S.T. Coleridge. The last one is जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. The right answer is S.T. Coleridge. मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता हूँ, इसीलिए मैं 50 क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्दी दे रहा हूँ ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही करीब हैं और आप सभी लोगों को एग्ज़ाम को क्रैक करना अच्छे मार्क्स के साथ. एंड विश यू द ऑल द बेस्ट. क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं. हु डिफाइंस पोट्री एज a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty? आपके आपके आंसर हैं कॉलरिच, शैली, वॉल्टर पेटर, मैथ्यू अर्नोल्ड. सो द राइट आंसर इज मैथ्यू अर्नोल्ड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 46. हु सेज दैट पोएट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड? ओके, आपके ऑप्शंस कौन से हैं? पी.बी. शैली, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, जॉन कीट्स. सो द राइट आंसर इज पी.बी. शैली. ओके, क्वेश्चन नंबर 47. हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट फॉर लाइफ से? ऑप्शंस आर इलियट, वर्ड्सवर्थ, अर्नोल्ड,
Tennyson's. So the right answer is Arnold, Matthew Arnold. Now the question number 48. Who said, "For art's sake alone, I would not face the toil of writing a single sentence"? Who said this? T.S. Eliot, George Bernard Shaw, John Galsworthy, John Masefield. So the right answer is option B, George Bernard Shaw. Okay. Question number 49. In whose opinion poetry is the most highly organized form of intellectual activity? ये किसकी ओपिनियन है? ऑप्शन ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, W.B. Yeats, T.S. Eliot, द लास्ट वन इज D.H. लॉरेंस. द राइट आंसर इज T.S. Eliot, ऑप्शन C. Okay. Now the last question is, what is the common amongst these three critical expressions? Objective correlatives, dissociation of sensibilities, unification of sensibilities. आपके आगे चार ऑप्शन है. ऑल द थ्री कम फ्रॉम T.S. Eliot, ऑल द थ्री कम फ्रॉम I.A. Richards, द ऑप्शन सी इज ऑल द थ्री कम फ्रॉम F.R. Lewis, एंड द फोर्थ वन इज ऑल द थ्री कम फ्रॉम विलियम एम्पसन. द राइट आंसर इज ऑल द थ्री कम फ्रॉम T.S. Eliot. आई होप आपको 50 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे. अगर आपको 50 क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs हैं जो आपके सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए. आप जिस भी टॉपिक में वीडियो को देखना चाहते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए. मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा. थैंक यू सो मच.